नमस्कार विद्यार्थी, अपना लेसन नंबर 6 कल पूरा हो चुका है। आज स्टार्ट करें लेसन नंबर 7। चलिए करते हैं 7 वाला लेसन स्टार्ट। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। 7 वाला लेसन आपकी किताब का हिस्ट्री का। विद्यार्थियों, आप अपनी किताब को साथ ओपन रखिए जिससे कि आपको ध्यान पड़ता रहे कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो पहले आती बात कि बिना किताबें छपी हो तो आज की हमारी दुनिया क्या है, कल्पना से बाहर होगी। मतलब आज के टाइम हम बोल दे कि आपको किताबें बिना देखे बोलनी है, पढ़नी है, समझनी है, तो शायद नामुमकिन सा काम है। आज हमारे पास क्या है, हर जगह मुद्रित वस्तु है। क्या है? मुद्रित वस्तु है। मुद्रित बोलते हैं जो किताबें क्या हो, छपी हुई हो। उदाहरण के लिए किताबें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, कैलेंडर, सरकारी सूचनाएं, डायरी, सड़क किनारे आप विज्ञापन में मिल जाएंगे। हम कभी कभार सोचते भी हैं कि इन सभी इस दुनिया को आवश्यक भी मान करते हैं। इस सफाई के पहले भी हम एक दुनिया थी, इस सफाई से लोग पहले भी लोग जी रहे थे और सफाई के इतिहास ने दुनिया को बदल कर रख दिया। तो क्या ये सफाई की दुनिया और इस सफाई दुनिया ने इस आधुनिक युग को बदल दिया है? तो इन्हीं सभी हिस्सों को इस पाठ में पढ़ेंगे हम। किस किताबें छपना स्टार्ट हुई, यूरोप में किताबें छपना कब स्टार्ट हुई, मुद्रण क्रांति कब हुई, इसका असर क्या पड़ा, पढ़ने का जुनून कैसे लगा, 19वीं सदी में क्या क्या बदलाव आए, भारत में मुद्रण कैसे हुआ, धर्म में सुधार कैसे हुआ, सार्वजनिक बहसें इन किताबों पर कैसे हुई और नए नए प्रकाशन कैसे हुए और प्रिंट और प्रतिबंधों के बारे में बातें करें। चलिए करते हैं स्टार्ट शुरुआती छपी किताबों से। प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चाइना, जापान और कोरिया में। चीन ने 594 ईस्वी के बाद से लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर उससे कागज प्रिंटिंग कर रहे थे। उस जमाने में कागज पतले और झिरीदार थे। ऐसे कागज पर दोनों ओर छपाई करना संभव नहीं था। कागज के दोनों सिरों को टांके लगाकर फिर बाकी कागज को मोड़कर एक एकॉर्डियन बुक बनाई जाती थी। तो उस जमाने में किताबें छपी जाती थी, उन्हें कौन पढ़ता था? एक लंबे समय चीन का राज छपा हुआ सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। चीन के प्रशासन मंडल में सिविल सर्विस परीक्षा देखो, उस जमाने के अंदर भी ये अपने अधिकारी डिप्टी एग्जाम के माध्यम से किया करते थे। इस परीक्षा के लिए चीन का राष्ट्र बड़े पैमाने पर पाठ्य पुस्तकें छपवाया करता था और 16वीं सदी में इस शिक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से बढ़ गए थे, इसलिए किताबें भी छपना क्या हो गई, अधिक हो गई। तो क्या केवल ही विद्यार्थी ही किताब पढ़ सकते थे? 70वीं सदी चीन में शहरी परिवेश बढ़ रहा था, इसलिए छपाई का इस्तेमाल कई कामों में होने लगा था। अब छपाई के लिए बुद्धिजीवियों अधिकारियों तक नहीं थी, बल्कि अब व्यापारी भी अपने रोजमर्रा के जीवन के आंकड़ों को छापना चाह रहे थे। कहानी, कविताएं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि भी छपकर आ रहे। लोग खाली समय पढ़ा करते और अपना शौक पूरा किया करते थे। खाली समय पढ़ना फैशन बन गया था। रईस महिलाएं भी पढ़ने का शौक रख रही थी। उन कईयों ने अपनी किताबें, अपनी कविताएं भी छपवाई थी। जापान में छपाई की प्रणाली कैसा है? तो प्रिंट टेक्नोलॉजी को बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने 768 से 770 ईस्वी के आसपास जापान लाया। बौद्ध धर्म की किताब डायमंड सूत्र जो 868 ईस्वी छपी थी, वो जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब मानते हैं। उस समय पुस्तकालयों, किताबों की दुकानें में हाथ से छपी किताबें और अन्य सामग्री हुआ करती थी। किताबें कई विषयों पर थी, जैसे महिलाएं, वाद्य यंत्र, गणना, चाय, फूल, सज्जा, शिष्टाचार, पाक कला, प्रसिद्ध स्थान इत्यादि। अब यूरोप में छपाई की प्रणाली कैसे? हम जानते हैं रेशम मार्ग से चीन और यूरोप के मध्य रेशम और मसालों का व्यापार हुआ करता था। 11वीं सदी में चीन से यूरोप में रेशम मार्ग के जरिए कागजों का आयात भी हो रहा था। और जैसे कि कागज का आने लगा, वैसे यहाँ लोग मुंशियों द्वारा पांडुलिपियां लिखी जाने लगी। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इसकी वजह से मार्को पोलो नामक जहाज खोजी यात्री जो अपने जहाज 1295 चीन से लौटा, उसने अपने साथ ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी को लेकर लौटा था। इस तरह इटली में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। उसके बाद प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप के अन्य भागों में फैल गई। उस जमाने में कागज पर छपी किताबों को सस्ती माना करते थे और उसको बहुत ही नीच दृष्टि से देखा करते, इसलिए कुलीन और रेस लोगों की किताबें छापने के लिए वेलम का इस्तेमाल होता। अब वेलम क्या होती है? वेलम चमड़े से बनता है और पतली सीट होती है। वेलम पर छपी किताबों को रहीसी का निशाना मानते हैं। मतलब जो किताब वेलम के कपड़े छपी ना, वेलम चमड़े चमड़े कपड़ा, उस पर जो किताब छपेगी वो एक
अमीरी का प्रतीक माना जाने लगा। 15वीं सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप में तरह तरह के सामानों पर छपाई करने के लकड़ी का ब्लॉक बनाया जाने लगा। उनके हाथ से लिखी किताबों का इस्तेमाल होने लगा। और अब क्या हुआ, जब किताबें छपना आरंभ हो गई तो जो किताबें हाथ से लोग लिख रहे थे उनकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। और वो बाजार से क्या हो गई, लगभग आउट से हो गई। गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस क्षेत्र में क्रांति ला दी। गुटेनबर्ग किसी व्यापारी के पुत्र थे। अपने बचपन से इन्होंने जैतून और शराब की प्रेस देखी थी, मतलब उनके पिताजी शराब का काम किया करते थे। उसने पत्थरों को पॉलिश करने की कला सीखी, सोने के जेवर बनाना महारत सीखी और लेड के सांचे भी बनाया करता। इनका इस्तेमाल सस्ते जेवरों को ढालने में किया जाता था। इस तरह गुटेनबर्ग के हर आवश्यक ज्ञान हो चुका था। इसी का इस्तेमाल उसने अपने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में किया। वो जैतून के प्रेस को अपने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाया। उसने सांचों का इस्तेमाल करके छापने के लिए अक्षर बनाए। 1448 में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को दुरुस्त बना लिया। उसने अपने प्रेस में सभी से पहले बाइबल को छापा। बाइबल वो किताब जिसे सबसे पहले प्रिंटिंग या छापा गया। शुरू में छपे हुए किताबों और डिजाइन के मामले में पांडुलिपि पीछे थी, परंतु 1450 से 1550 के बीच के 100 सालों में यूरोप के अधिकांश हिस्सों में प्रेस लग गए। प्रिंट उद्योग में इतनी अच्छी वृद्धि हुई कि 15वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में यूरोप के बाजारों में लगभग 2 करोड़ किताबें छापी गई। 17वीं सेंचुरी में ये संख्या लगभग 20 करोड़ तक पहुंच गई। मतलब अब किताबें लोग अधिक छाप रहे थे। मुद्रण क्रांति और उसका प्रभाव। पाठकों का नया वर्ग। प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने से पाठकों का नया वर्ग आया। अब आसानी से किताबें अनेक कॉपियां बन रही थी, इसलिए किताब सस्ती हो गई, इससे पाठकों की संख्या बढ़ रही थी, उन्हें संतुष्टि मिली। अब किताबें सामान्य लोगों तक पहुंच रही थी और इसे पढ़ने की नई संस्कृति का विकास हुआ। 12वीं सेंचुरी में यूरोप में साक्षरता का लेवल जो बहुत नीचे आ गया था, प्रकाशक ऐसी किताब छाप रहे थे जो अधिक लोग पढ़ सके। लोकप्रिय गीत, कथाएं, कहानियां छापी जाने लगी ताकि अनपढ़ लोग सुनकर समझ सके। और पढ़ लिखे लोग इन कहानियों को पढ़कर सुनते थे, इनसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। प्रिंट के आने से नए नए बहस होने लगी, विवाद होने लगे। धर्म की कुछ मान्यताओं पर सवाल उठने लगे। प्राक्तन पंथी मानते कि इससे पुरानी व्यवस्था को खतरा हो जाएगा। शायद धर्म की प्रोटेस्टेंट क्रांति भी प्रिंट संस्कृति का हो पाई। धार्मिक मान्यता सवाल उठाने वाले नए विचारों से रोम के चर्च को परेशानी होने लगी। 1558 के बाद तो चर्च ने प्रतिबंधित किताबों को लिस्ट भी रखनी आरंभ कर। पढ़ने का जुनून। 17वीं और 18वीं सेंचुरी में यूरोप में पढ़ाई में सुधार हुआ। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के अंदर 60 से 80% लोग क्या पढ़ लिखे थे। साक्षरता बढ़ाने के लिए फेरी वालों को बहाल किया गया। ऐसे फेरी वाले घूम घूम कर गांवों में किताबें बेचा करते। पत्रिकाएं, उपन्यास, पंचांग उस जमाने में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें थी। छपाई के कारण वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों के नए विचार, नई खोज सामान्य को आसानी से पहुंच रही थी। किसी भी नए आइडिया को अधिक से अधिक लोगों में बांटा जा रहा, इससे बेहतर बनाने का काम भी किया जाने लगा। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में पढ़ाई में सुधार हुआ। वहां ये पढ़ चुके अपने। प्रिंट संस्कृति और फ्रांस क्रांति। कई इतिहास को मानते हैं प्रिंट संस्कृति ने ऐसा माहौल बना दी जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत भी आप लोग मान सकते हैं। कुछ कुछ कारण भी थे। प्रिंट कर्ण ज्ञानोदय के विचारों का लोकप्रिय प्रसार हुआ। इन विचारकों ने परंपरा, अंधविश्वास, निरंकुशवाद की आलोचना की। वोल्टेयर और रूसो को ज्ञान का अग्रणी विचारक माना गया। प्रिंट कर्ण संवाद और वाद विवाद की नई संस्कृति। अब आम आदमी भी मूल्यों और संस्थाओं और प्रश्नों पर विवाद कर रहा था। अब आम आदमी स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठा रहा। 1780 दशक में यह साहित्य बढ़ गई जिसे राजशाही का माहौल ढह गया और उनकी नैतिकता की आलोचना की गई। प्रिंट कारण राजशाही बनी। इससे आम जनता के मन में राजशाही के लोगों प्रति विलासिता वाली भावना आ गई। 19वीं सेंचुरी। इस सदी में यूरोप में साक्षरता में बढ़ोतरी मिली। पाठकों को नया वर्ग बने जो बच्चे, महिलाएं और मजदूर के आधार शामिल थे। अब बच्चों की कच्ची उम्र और अपरिपक्व दिमाग को ध्यान रखते हुए अलग से बच्चों की किताबें लिखी जाने लगी कि कहानियों को बदला गया ताकि बच्चे समझ सके। कई महिलाएं पाठकों के साथ साथ राइटर बन गई, इसलिए महिलाओं का महत्व बढ़ गया। किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालयों में प्रचलन में अब इस तरह पुस्तकालयों में मजदूर, दस्तकार और निबंध वर्ग के लोग जाया करते हैं। प्रिंट तकनीक में सुधार। न्यूयॉर्क रिचर्ड हैम हो ने 19वीं सेंचुरी में सुधार किया। अब प्रिंट तकनीक में सुधार। रिचर्ड होमो ने 19वीं सदी में शक्ति चलने वाला
सिलिंडरिकल प्रेस बनाई थी। इस प्रेस में 1 घंटे में 8,000 पेज छपा करते। 19th सेंचुरी अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग आई। ऑफसेट प्रिंटिंग एक बार में 6 कलर में किताबें छपा करता। 20 सदी के अंत तक आते बिजली चलने वाली प्रेस आ गई। ये छपाई काम क्या हो गया, तेज और आसान हो गई। इसके अलावा प्रिंट की टेक्नोलॉजी में कई अन्य सुधार भी आए। सभी सुधारों का सामूहिक असर हुआ। ये छपी किताबों का स्वरूप क्या हो गया, चेंज हो गया। अब किताबें बेचने का तरीका। किताबें तो छप हो रही है, राइटर्स है, किताबें का पैसा मिलेगा, तब वो नए विषय बताएंगे। और जो किताब छाप रहे हैं उनको पैसा मिलता होगा, छापेंगे, तो किताबों का बेचने काम आया। तो किताबें बेचने का धंधा स्टार्ट हो गया। इसके लिए किताबों का देखो, कई पत्रिका उपन्यासों की धारावाहिक छपी गई। इससे पाठकों को अगला अंक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। 1920 में लोकप्रिय साहित्यों को सीलिंग सीरीज के नाम से सस्ते रूप में बेचा जाने लगा। किताबों के ऊपर लगने वाली जिल्द का प्रचलन 20th सेंचुरी में आरंभ हुआ। 1930 की महामंदी के दौर में भी पेपर बैग संस्करण निकाले जो कि बहुत सस्ते हुए करते हैं। भारत में प्रिंटिंग में, इंडिया में 100 सदी में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों ने ही भारत में सबसे पहले ये मशीन लाई थी। भारत में छपने वाली पहली किताब कोंकणी भाषा में थी। ये कितना अच्छा बनता है। पहली किताब इंडिया में कौन सी भाषा छपी गई, कोंकणी भाषा में छपी गई। तमिल भाषा की पहली पुस्तक कौन सी है, कैथोलिक पादरियों ने कोचिन में 1759 में छपी थी। उन्होंने मलयालम भाषा की पुस्तक 1713 छपी थी। 1780 में बंगाल गजट को जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने संपादन कर शुरू किया। बंगाल गजट का शुरुआत इसने की, हमारे हिक्की ने शुरू की। ये एक साप्ताहिक क्या है, पत्रिका है। मतलब एक हफ्ते में एक किताब, एक हफ्ते में एक बार आया करता है। इसमें बड़े बड़े अधिकारियों को भी छापे गए। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिक्की को इस काम के लिए सलाह दी। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखबारों को ही प्रोत्साहन दिया जिससे सरकार की छवि सुधर सके। बंगाल गजट पहला भारतीय अखबार था जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने आरंभ किया। बंगाल गजट मलिक कौन थे, गंगाधर भट्टाचार्य। प्रिंट संस्कृति से भारत में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों पर बहस होने लगी और अब धार्मिक रिवाजों के प्रचलन की आलोचना भी होने लग गई। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी किताब छापी। इस किताब में हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों की आलोचना की गई। ऐसी आलोचना काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादियों ने समाचार चंद्रिका नामक पत्रिकाएं निकाली। मुस्लिमों में मुद्रण संस्कृति। 1822 में फारसी में 2 अखबार छप गए, एक जाम ए जहांनामा, एक शम्सुल अखबार। उसी साल गुजराती अखबार शुरू हुआ, नाम था बम्बई समाचार। उत्तरी भारत के उलेमाओं ने सस्ते लिथोग्राफ्स पर इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों को उर्दू और फारसी अनुवाद किए। उन्होंने धार्मिक अखबार और गुटके भी निकाले। देवबंद सेमिंद्री स्थापना 1867 में हुई थी। इससे सेमिंद्री में एक मुसलमान के जीवन में सही आचार विचार लिखकर हजारों फतवे छपना शुरू हो गए। 1810 में कोलकाता में तुलसीदास जी की पुस्तक रामचरितमानस को छापा गया। 1880 दशक में लखनऊ के नवल किशोर प्रेस, बम्बई के वेंकटेश्वर प्रेस पे आम बोलचाल की भाषाओं के धार्मिक किताबें छपने लगी। इस तरह प्रिंट के आने से धार्मिक ग्रंथ अब आम लोगों तक आ गए थे। इससे नई राजनीतिक बहस की रूपरेखा बनी। प्रिंट कारण भारत के एक हिस्से का समाचार अन्य हिस्से तक पहुंच रहा था। इससे लोग अब एक दूसरे के करीब आने लगे। प्रकाशन के नए निरूप। शुरू में भारत के लोगों यूरोप के राइटर्स को पढ़ने, उपन्यास ही पढ़ने को मिल रहे थे। उपन्यास यूरोप से आ रहे थे, इसलिए यहाँ के लोग उपन्यासों से अपनी तारतम्यता नहीं बिठा पाते। मतलब कहानी जब विदेशी है तो अपने अपने आप को उस कहानी से अपने जोड़ नहीं पाएंगे। बात भारतीय परिवेश पर भी उपन्यास लिखे गए। ऐसे उपन्यास के चरित्र और भाव पाठकों को बेहतर ढंग से बताएगा। लेखन की नई नई विद्याएं सामने आने लगी, जैसे गीत, लघु कहानियां, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे अब क्या है, निबंध के रूप में आने लगे। 19वीं सदी के अंत में एक नई तरह की दृश्य संस्कृति आरंभ हुई, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, चित्रों की नकल भी भाषा समझ लगी। राजा रवि वर्मा चित्रकारों के ला करते अब जन समुदाय के लिए प्रिंट किया जाने लगा। 1873 पत्रिकाओं और अखबारों ने कार्टून छापना शुरू कर दिए। ऐसे कार्टूनों के तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर वो कटाक्ष से व्यंग्य किया करते हैं। अब प्रिंट और महिलाएं, कई लेखकों ने महिलाओं के जीवन और संवेदनशील आरंभ किया। इससे मध्यम वर्ग की महिलाओं में पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। कई ऐसे पुरुष आ गए जो स्त्री को बढ़ा रहे थे।
कुछ महिलाओं ने घर पर रहकर पढ़ाई प्राप्त की, कुछ अन्य महिलाओं ने स्कूल में जाकर पढ़ाई आरंभ की। लेकिन पुरातन पंथ हिंदू और मुसलमान अभी भी स्त्रियों की पढ़ाई के खिलाफ थे। इनका मानना था पढ़ाई से लड़कियों के दिमाग में बुरे प्रभाव पड़ेंगे। लोग चाहते हैं बेटे धार्मिक किताब पढ़े, लेकिन उसके अलावा कुछ न पढ़े। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी में प्रिंट संस्कृत का विकास पहले हो चुका था, लेकिन हिंदी में ठीक तरीके से प्रिंटिंग की शुरुआत 1870 के बाद हुई थी। प्रिंट और गरीब जनता, मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती या छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहों पर बेचा जा रहा ताकि लोग उनको खरीद सके। 20वीं सदी शुरुआत से सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना हुई। इन पुस्तकालयों के कारण आम लोगों तक किताब गायब थी। कई अमीर लोग पुस्तकालय बना रहे थे, उनके क्षेत्र में क्या प्रतिष्ठा बढ़ सके। प्रिंट और सेंसर 1798 के पहले तक उपनिवेश शासक सेंसर को लेकर गंभीर नहीं थे। शुरू में जो थोड़े बहुत नियंत्रण थे वो भारत में ऐसे अंग्रेजों पर लगाए गए जो कंपनी के कुशासन की आलोचना कर रहे। मतलब अब अंग्रेज लोग ट्राई कर रहे थे कोई भी अपने अखबार में किताब में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी ना लिखे ना छापे। तो 18 शताब्दी विद्रोह के बाद प्रेस की आजादी के प्रति अंग्रेजों ने अपना रवैया बदल लिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये प्रेस एक्ट ध्यान रखो आया था 1878 में आया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस कानून ने अखबारों पर सेंसर का काम किया। मतलब अब क्या हुआ, अब जो भी अपने अखबार में सरकार के खिलाफ कुछ छापेगा लिखेगा तो उसे पहले पहले क्या मिलेगी, चेतावनी मिलेगी, और चेतावनी के बाद निवेश मुद्रा तो उसकी प्रेस को बंद कर देंगे और प्रिंटिंग मशीन को जब्त कर लिया जाएगा। इसी भी के वहां चेतावनियां दी थी। तो विद्यार्थियों, आज ये अपना पाठ नंबर 7 कंप्लीट होता है एक ही वीडियो में। कल अपने इसी पाठ के अपने प्रश्न उत्तर और महत्वपूर्ण शब्दों को मैं करवाऊंगा। विद्यार्थी, मेरा मानना है कि ये जब से हमने पाठ शुरू किए हैं आप अपने घर पर बैठ आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई को लेकर आप गंभीर हो रहे हैं और आने वाले समय में आपको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।